Hello everyone, I am Neelam Indora, Assistant Professor in Puranamurthy College of Pharmacy. Now today we are discussing B Pharmacist exam subject Pharmacology और आज का हमारा टॉपिक है एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स। एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं आज हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अस्थमा जो है वो बीमारी क्या होती है। अस्थमा WHO के अकॉर्डिंग एक chronic inflammatory disorder of the airways in which many cells play a role in particularly mast cell, eosinophils and T lymphocyte। अब इसको समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। chronic disease यानी जो लंबे समय तक चलती आ रही है, inflammatory यानी जो हमारी एयरवेज होती हैं, जो हमारी एयर को पास करने वाली नलियाँ होती हैं, उनके अंदर सूजन आ जाती है जिसकी वजह से एक पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। इसमें कौन कौन से सेल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लाइक मास्ट सेल्स, इस्नोफिल्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। व्हाट इज द पैथोलॉजी एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा के क्या क्या सिम्टम्स हैं और क्या पैथोलॉजी होती है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारी ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होती हैं, हमारी जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होती हैं उनके अंदर ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन हो जाती है। मीन्स उनकी जो वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो सूज गई हैं। सूजने की वजह से क्या हो गया, जो हवा उसमें से पास होनी थी वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से एक पेशेंट जो है वो आराम से सांस नहीं ले पाता है। उसके बाद उसको क्या होगा, कुछ सर्टेन एलर्जीज भी होती हैं। अस्थमा कुछ एलर्जी की वजह से भी होता है। लाइक अगर किसी आदमी को किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है, लाइक जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़, फूड आर्टिकल जिससे कि क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उनको भी हम कह सकते हैं कि वो इज़ अ काइंड ऑफ एलर्जेंस और काइंड ऑफ अस्थमा। ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी और पैथोजेंस ऑफ अस्थमा। अस्थमा किन किन और कारणों से भी हो सकता है वो हैं हमारे लाइक पेट। कोई भी ऐसा जानवर है घर पे, जानवर बिल्ली, कुत्ता है या पैरेट है, कोई कबूतर है, तो उन कंडीशन में जो अगर मान लीजिए उस एनिमल के ऊपर किसी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उससे अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक्सरसाइज, अगर जो पेशेंट अस्थमैटिक है वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो उससे भी क्या होगा, अस्थमा ज़्यादा बढ़ेगा। पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो हवा में घूमते रहते हैं जिसकी वजह से अस्थमैटिक पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। बग्स इन द होम मीन्स जो आपके घरों में खटमल है या फिर दीमक होता है, इनसे भी अस्थमैटिक कंडीशन हो सकती है। देन इज केमिकल परफ्यूम। अगर घर में अस्थमैटिक पेशेंट के आगे बहुत सारे लोग अगर परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं या कुछ यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, अस्थमैटिक पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। कोल्ड वेदर में जब ठंड होती है या ठंडी हवाओं में ऊंचे एरिया पर, हिली एरिया पर भी अस्थमैटिक पेशेंट को क्या होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। देन इज फंगस स्पोर। ड्यूरिंग फंगस ग्रोथ, जब भी कोई पेशेंट है, अस्थमैटिक पेशेंट है, उसके आसपास कोई फंगल ग्रोथ हो गई है या फंगल स्पोर्स हैं तो उनसे भी उसको सांस लेने की दिक्कत होती है। देन इज़ द डस्ट। अगर घर में बहुत ज़्यादा मिट्टी है, धूल मिट्टी है, तो उससे क्या होगा, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी। देन इज़ अस्थमा अस्थमा जो है वो स्मोक से भी बढ़ता है। अगर घर पे कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग ऑडियोर है, कोई बैड ऑडियोर है, पॉल्यूशन है आसपास, कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है या स्ट्रेस ले रहा है, तो ये सारी जो कंडीशन है ये क्या कर रही हैं, अस्थमा को बढ़ाती हैं। देन एयरवे एडिमा एंड हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस।
दीज आर द टू मेन रीजंस। एडिमा का मतलब होता है जब एयर वेसेस, जो हमारी लंग्स की एयर वेज हैं या जो हमारा वेसल्स हैं उसके अंदर अगर सूजन आ जाती है, एडिमा या फ्लूइड का भर जाना होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी। देन इज हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, मीन्स जब ब्रोंकल कंस्ट्रक्शन हो गई है, बहुत लंबे टाइम तक ब्रोंकिया कॉन्ट्रैक्ट ही रह गया, रिलैक्स नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। देन एयरवेज रीमॉडलिंग, अगर हमारा कोई पेशेंट है जो अस्थमैटिक है, उसका एयर फ्लो लिमिटेड कर दिया जाए, लाइक अगर हम किसी अस्थमैटिक पेशेंट को हिली एरिया में या बहुत गर्म वेदर में या बारिश के वेदर में छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, वो उन एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर सरवाइव नहीं कर पाता। देन इज द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। ट्रीटमेंट क्या होती हैं, सबसे पहले एलुसेट पेशेंट टू डेवलप ए पार्टनरशिप इन अस्थमा मैनेजमेंट। सबसे पहले हम अस्थमा मैनेजमेंट करते हैं। अस्थमा मैनेजमेंट। सेकेंड, assess and monitor asthma severity with symptom reports and measures of lung function such as possible. It means आप पहले पेशेंट को असेस कीजिए कि वो कितना अस्थमैटिक है। असेस और मॉनिटरिंग करने के बाद आप उसकी ट्रीटमेंट चालू कीजिए। फिर अवॉइड एक्सपोजर टू रिस्क फैक्टर, अवॉइड करेंगे उसका एक्सपोजर टू दैट एरिया जहाँ पर रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। एस्टैब्लिशमेंट मेडिकेशन प्लान्स फॉर क्रॉनिक मैनेजमेंट इन चिल्ड्रन एंड अडल्ट। अगर हमारे पास चिल्ड्रन है या कोई एडल्ट है तो उसकी मैनेजमेंट हम पहले करते हैं। Then is establishment individual plans for managing extra celebration. मीन्स अगर किसी अस्थमैटिक पेशेंट को बहुत लंबे टाइम तक कोई दिक्कत है तो हम पहले क्या कर रहे हैं, उसके लिए मिनिमम डोज सेट करेंगे और उसको आगे अप्लाई करेंगे। देन प्रोवाइड रेगुलर चेकअप, उसका रेगुलर चेकअप किया जाए सो दैट हम अस्थमैटिक पेशेंट को रिलैक्स कर दें। अब आती है एंटी अस्थमैटिक ड्रग के अंदर अलग अलग क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अस्थमैटिक ड्रग? फर्स्ट, ब्रोंकियल डायलेटर। इसमें हमारे पास दो कैटेगरी ब्रोंकियोडायलेटर में, एक रहेगा सेलेक्टिव, देन इज नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, नॉन सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट, देन इज M cholineolytics, then is methyl xanthine। ये थी हमारी ब्रोंकोडायलेटर ड्रग। सेलेक्टिव में आएगी हमारे पास साल्बुटामोल, नॉन सेलेक्टिव में एपिनेफ्रिन, देन इज इप्राट्रोपियम, मिथाइल ज़ैंथीन में रहेंगे थियोफाइलिन,
This is the first category. Second is mast cell stabilizer. इसमें हमारी ड्रग रहेगी सोडियम क्रोमोकाइलेट ग्लाइकेट, थर्ड इज ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये हमारी 3 कैटेगरी में डिवाइड होंगी, ओरल ड्रग, पैरेंटरल ड्रग एंड इनहलेशन। इसमें भी ओरल में रहेगा प्रेडनिसोलोन, देन इज बीटा मिथाजोन, then is beclomethasone. उसके बाद आएगी हमारी 4th कैटेगरी, दैट इज इनहालेशन। बीटा 2 एगोनिस्ट। इसमें रहेगी हमारी ड्रग फोर्मोटिरोल। देन इज 5th कैटेगरी ल्यूकोट्राइन मॉड्यूलेटर्स। ल्यूकोट्राइन मॉड्यूलेटर में हमारे पास ड्रग है दैट इज ज़िलियोट्रिन। ये है हमारी क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज ब्रोंकोडाइलेटर, जिसमें है सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, देन इज नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट एम कोलिनोलिस्टिक, लाइटिक एंड देन मिथाइल ज़ैंथीन। उसके बाद सेकेंड कैटेगरी मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, इनहेलेशनल बीटा 2 एगोनिस्ट एंड ल्यूकोट्राइन मॉड्यूलेटर्स। इन सभी ड्रग्स का बेसिकली काम क्या है, जो हमारे एयर पेसेज हैं, जो हमारी सांस लेने की नलियां हैं, उनको क्या करेंगे, ये ओपन करेंगे। उनके अंदर जो सूजन है या कोई फ्लूइड है या फिर जो सेल है वो एक्टिव नहीं है, उन सब सेल्स को ये क्या कर रहा है, एक्टिव कर रहा है। और एक्टिव करने के बाद जो इंसान को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत को ये ख़त्म करता है। ये है इसकी क्लासिफिकेशन। देन कम टूवर्ड्स इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन। हर एक पर्टिकुलर ड्रग का एक पर्टिकुलर एक्शन होता है। क्या है, सबसे पहले जो इसमें मेन ड्रग है दैट इज साल्बुटामोल, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। साल्बुटामोल जो है शॉर्ट एक्शन ड्रग है, जो क्या करेगी, खाली बीटा 2 ब्लॉकर यानी बीटा 2 रिसेप्टर्स पर ही वो काम करेगी। उसको किसी और बीटा ब्लॉकर की ज़रूरत नहीं, वो बीटा 2 ब्लॉकर रिसेप्टर साइट पर जाएगी। वहाँ जाने के बाद जो भी इन्फ्लामेशन है हमारी ब्रोंकाई के अंदर, उस इन्फ्लामेशन को वो क्या कर रही है, ख़त्म कर रही है। देन ये एक वाइड रेंज की हमारी ड्रग है, जो कि क्या कर रही है, हमारी जो ब्रोंको डायलेटर है उसकी ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। ये कोपॉइड यानी जो क्रॉनिक डिसऑर्डर हैं उनकी ट्रीटमेंट में भी यूज़ होती है। फार्माकोडायनेमिक एक्शन क्या है इसका, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है।
Activation of beta 2 adrenergic receptor on airway smooth muscle lead to activation of adenyl cyclase and to increase in the intracellular concentration of cyclic 3,5 adenose monophosphate। ये क्या कर रहा है, हमारे जो बीटा 2 एडिनर्जिक रिसेप्टर साइट है वहाँ पर जाएगा, हमारी स्मूथ मसल को एक्टिव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, साइक्लिक 3,5 एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो फॉर्म होगा, जिसकी वजह से हमारा जो अस्थमा है, हम अस्थमा के पेशेंट को उसकी जो दिक्कत हो रही है बीपी की, पल्स रेट की, उन सब चीज़ों से ये निजात दिलवाता है। देन इज फार्माकोडायनेमिक एक्शन। साल्बुटामोल को हम ओरली भी दे सकते हैं, इन्हेलेशन की फॉर्म में भी दे सकते हैं, टॉपिकली भी अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत सारी फॉर्म में अवेलेबल होती है। बेसिकली हम इसे इन्हेलेशन में देना प्रेफर करते हैं। इन्हेलेशन में क्यों? बिकॉज इन्हेलेशन के अंदर हमारी जो पाउडर ड्रग होती है वो डायरेक्ट लंग्स पर एक्ट करती है। जब कोई ड्रग डायरेक्ट लंग्स पर एक्ट करेगी तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिलता है। देन इज द साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट क्या है? ट्रिमर्स होगा, एंजाइटी, हेडेक, मसल क्रैम्प्स, ड्राई माउथ, पाल्पिटेशन यानी बार बार प्यास लगेगी। तो ये थे हमारे साल्बुटामोल के फार्माकोडायनेमिक और फार्माडायनेमिक एक्शन। देन इज मिथाइल ज़ैंथीन। मिथाइल ज़ैंथीन का मतलब क्या है? ये हमारी एक नैरो थेरापेटिक इंडेक्स की ड्रग है जो 3 से लेके 20 mg/ml में अवेलेबल होती है। ये क्या करती है? वेराइबिलिटी लेती है इन क्लियरेंस लीड टू द रेंज ऑफ डोजेज दैट इज वेरी 4-fold इन ऑर्डर टू रीच अ थेरापेटिक डोज। ये क्या कर रही है? स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगी, प्लस ये मेजर थेरापेटिक एक्शन शो करती है। दैट मीन्स एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट इसकी क्या है? एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट करेगी, हेडेक करती है, एंजाइटी करती है। ऐसे ही हमारी बाकी की सारी ड्रग हैं। देखिए हमारी जो ड्रग है, जो आज का टॉपिक है, उसमें हम पढ़ क्या रहे हैं? सबसे पहले पढ़ा हमने अस्थमा। अस्थमा एक इन्फ्लेमेटरी क्रॉनिक लंबे टाइम तक चलने वाली डिसीज़ है, उसके बारे में हमने पढ़ा। देन हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी वो पढ़ी भी। अगर किसी इंसान को अस्थमा हो जाता है तो वो बार बार ही खांसता है या उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, एक अजीब सी साउंड प्रोड्यूस होती है जब वो सांस नहीं ले पाता, तो वो थे उसके अस्थमा के सिम्टम्स। देन उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें अस्थमा की मैनेजमेंट करनी होगी, असेस करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, पेशेंट को उस एनवायरनमेंट से दूर करना पड़ेगा, प्लस उसका रेगुलर चेकअप करना पड़ेगा। देन हमने पढ़ी इसकी क्लासिफिकेशन कि हमारी जो ड्रग है, एंटी अस्थमैटिक ड्रग बहुत सारी फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। देखिए इस कॉलोजी के अंदर आपके पास लगभग 20 या 50 ड्रग आ जाएंगी क्लासिफिकेशन में, पर हम क्या कर रहे हैं? हर एक कैटेगरी की एक एक ड्रग को पढ़ते हैं। इनके सबके एक्शन लगभग सेम रहते हैं। लाइक कोई बीटा ब्लॉकर्स पर काम कर रहा है, कोई मास्ट सेल के ऊपर काम कर रहा है, कोई हमारे जो बाकी हार्मोनल जो सिस्टम है उसके ऊपर काम करता है, किसी को हम इन्हेलेशन की फॉर्म में लेते हैं, किसी को हम मॉड्यूलेटर यानी एक्टिवेटर की फॉर्म में ले रहे हैं। ये अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? सारे के सारे ब्रोंको डायलेशन कर रहे हैं, इन्फ्लामेशन को ख़त्म कर रहे हैं, सो दैट हमारा जो पेशेंट है उस पेशेंट को आराम से सांस लेने में कोई दिक्कत ना आए। फिर हमने पढ़ा हर एक ड्रग के बारे में कि साल्बुटामोल जो ड्रग है वो क्या है, कितने mg में दी जाती है, किस टाइम पे दी जाती है, कौन से रूट से देना बेटर है। देन इसी में ही हमने मिथाइल ज़ैंथीन पढ़ा। सेम ऐसे ही हमारी बाकी की जो सारी ड्रग्स हैं, लाइक बीटामिथासोन है या मिक्लोमिथासोन है, ये क्या कर रही हैं? ये स्मूथ मसल, एयरवेज की जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी
कंस्ट्रिक्शन को ख़त्म करेगी, उनको डायलेट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर पैसेज खुलेंगे और पेशेंट आराम से सांस ले पाएगा। दिस ऑल, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। Hello everyone, I am Neelam Indora, Assistant Professor in Puran Murthy College of Pharmacy. Today teaching B Pharmacy 6 SAM subject Pharmacology और आज का हमारा टॉपिक है COPD। COPD की फुल फॉर्म होती है Chronic Obstructive Pulmonary Disease। Chronic जो लंबे समय तक चल रहा है, Obstructive रोकना, पल्मनरी वर्ड यूज होता है लंग्स के लिए, डिसीज यानी एक ऐसी डिसीज जो बहुत लंबे समय से चल रही हो। इट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी लंग डिसीज दैट कॉजेज ऑब्स्ट्रक्टेड आउटफ्लो फ्रॉम द लंग्स, यानी एक ऐसी लंबी बीमारी जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, जो लंग्स प्रेजेंट है, जो गंदी एयर प्रेजेंट है, वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती, तो उसकी वजह से जो दिक्कत होती है उसे बोलते हैं हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। देन इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? फर्स्ट इज मेडिकेशन। मेडिकेशन यानी ध्यान को हटाना। अगर हम मेडिकेशन करेंगे तो मेडिकेशन करने पर हम इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि हमारी बॉडी में इस तरह की कोई बीमारी नहीं है। हम बार बार क्या कर रहे हैं? मेडिटेशन से माइंड को कूल कर रहे हैं सो दैट बॉडी के हार्मोन्स कूल डाउन हो जाए और जिसकी वजह से पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो। देन इज ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी का क्या मतलब है? अगर किसी इंसान को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हम उसे ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। देन इज सर्जरी। इफ़ किसी पेशेंट को लंग्स में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा, तो अल्टीमेटली हमारे पास एक ही सोर्स रह जाता है, दैट इज़ सर्जरी। देन इज लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर हम अपनी बॉडी के अंदर, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे, लाइक हम कॉटन के कपड़े पहने, कूल कपड़े या लूज़ कपड़े पहने, ऐसे एनवायरनमेंट में ना जाएं जहाँ की सांस लेने में दिक्कत हो, या फिर ऐसे फैशन में या इस तरह की जो एनवायरनमेंट है उसमें ना जाए जहाँ स्मोक हो, ड्रिंकिंग हो, सो दैट अगर हम इस तरह की लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो भी हम जो है ये क्रोनिक डिसीज से बच सकते हैं। देन इज इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर। ये दिक्कत कब आती है? इस दिक्कत का मेन कारण है जब हमारे लंग्स जो हैं वो प्रॉपरली डायलेट या फैल नहीं पाते। जब तक लंग्स पूरी तरह फैलेंगे नहीं तो उनमें ऑक्सीजन कैसे भरेगी, और ऑक्सीजन अगर पूरी नहीं मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी। इस वजह से जो है पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर आता है हमारा टॉपिक दैट इज, इसके लिए जो हमारी ट्रीटमेंट है वो क्या है? इसके लिए जो हमारी ट्रीटमेंट है उसमें हम देंगे दैट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो इसकी ट्रीटमेंट में या फिर जो इसकी इलाज है उसमें दिए जाते हैं। ये क्या होते हैं? दीज आर लॉन्ग एक्टिंग, लंबे समय तक असर करते हैं, और ब्रोंकोडायलेटर यानी जो हमारी लंग्स की जो मसल्स हैं, जो हमारी सेल्स हैं, उनको डायलेट करेगा। इसको हम ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ भी देते हैं जो कि इन्फ्लामेशन को ख़त्म करेगा। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म जब हम इसे यूज़ करते हैं पिल्स में या टैबलेट के फॉर्म में तो ये हमारी बॉडी को रिलैक्स डाउन करता है। इसके साथ हम और क्या देते हैं? दैट इज फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 4 इनहिबिटर। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज
4 इनहिबिटर। ये भी दिए जा सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी इन्फ्लामेशन को ख़त्म करते हैं, प्लस COPD के अंदर हमारे जो पेशेंट है उसको सांस लेने की दिक्कत से निजात दिलवा पाते हैं। देन इज थियोफाइलिन। थियोफाइलिन भी हम दे सकते हैं कब, जब हमारी छाती में बहुत दर्द हो रहा हो, वो टाइट हो गई हो, या फिर हमें लंबे समय तक सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो हम थियोफाइलिन भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारी और जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ एंटीबायोटिक। फोर्थ इज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स एंड एंटीवायरल। एंटीवायरल ड्रग भी हम इसमें दे सकते हैं। देन इज फिफ्थ इज वैक्सीन्स। अगर अल्टीमेटली किसी को इससे एंटीबायोटिक से, एंटीवायरल से, थियोफाइलिन इन सब से आराम नहीं हो रहा है तो हम क्या लेते हैं, उसके लिए वैक्सीन्स थेरेपी लेते हैं, जिसके अंदर निमोनोकोकल वायरस जो है उससे निकाली जाती है ये वैक्सीन्स, उसे हम COPD के अंदर देते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमने पहले अस्थमा का जो टॉपिक है उसमें भी पढ़े हैं ये सारी ड्रग, उसी से रिलेटेड ये ड्रग है। बस डिफरेंस क्या है, इसमें है वही, बट यहाँ आउटफ्लो यानी जो लंग्स के अंदर जो एयर है वो बाहर नहीं निकल पाती। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा डेफिनेशन क्या है, उसके लिए हमारी ट्रीटमेंट्स क्या हैं, देन उसके बाद हमारे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या फिर एक्शन क्या है। ये था आज का टॉपिक। आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। Hello everyone, I am Neelam Indora, Assistant Professor in Puran Murthy College of Pharmacy, teaching B Pharmacy 6 SAM subject Pharmacology। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव। एंटीटसिव एजेंट और एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? एक्सपेक्टोरेंट आर मोर एक्यूरेटली नोन एज ब्रोंको म्यूकोट्रोपिक एजेंट are drug used to assist in the removal of secretion of exudate from the trachea, bronchi and lungs. It means expectorant क्या हुए? ये वो ड्रग्स होती हैं जो क्या कर रही हैं, रिमूवल कर रही हैं, ड्रग्स दैट रिमूव exudate or secretion from the trachea, bronchi और lungs। सबसे पहले एक्सपेक्टोरेंट क्या है? जब आपको ज़ुकाम होता है, ज़ुकाम होने पर जब आप कोई सिरप लेते हैं तो वो सिरप का काम क्या होता है, वो सिरप क्या करेगा, वो आपकी बॉडी के अंदर जो सिक्रीशन, जो जो आपकी WBC है या RBC है, उनके सिक्रीशन को क्या कर रहा है, बॉडी से रिमूव आउट कर रहा है। दैट इज़ एक्सपेक्टोरेंट। फिर ऐसे ही मिलता जुलता एक सब्जेक्ट या टॉपिक और आता, दैट इज एंटीटसिव। एंटीटसिव का काम क्या है? एंटीटसिव ये वो एजेंट होते हैं दैट स्पेसिफिकली इनहिबिट और सप्रेस the act of coughing।
This should not be used to suppress productive coughing. एंटीट्यूसिव का एजेंट क्या है? पहले वाला तो बॉडी के अंदर जो ये कफ बन गई है उसको बाहर निकाल रहा है। एंटीट्यूसिव क्या कर रहे हैं? जो कफ आपकी बॉडी में बन रहा है वो उसको ही ख़त्म कर रहा है कि वो ही सप्रेस हो जाए या फिर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी कफ जो है वो ना मिले। एक्सपेक्टोरेंट और एंटीट्यूसिव मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं सिम्पथोमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड और ब्रोंकाइटिस। कॉमन कोल्ड जो नॉर्मली हमें फ्लू हो जाता है या ज़ुकाम हो जाता है, और ब्रोंकाइटिस जो होता है दैट इज़ अ डिसऑर्डर जिसके अंदर जनरली क्या होगा, लंग्स के अंदर कफिंग बनी रहती है। कफ क्या है? एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। इट पर्पस बीइंग एक्सक्लूशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रीशन और फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम द लंग्स एंड अपर एयरवे पासेस। कफ बनना बॉडी के लिए अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि अगर कफ बनता है तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है या फिर कोई ऐसा हार्मफुल मटेरियल है जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो कफिंग के थ्रू हम उस मटेरियल को, उस फॉरेन पार्टिकल को बॉडी से बाहर कर सकते हैं। कफ में बी यूजफुल। प्रोडक्टिव स्पूटम इज कफ्ड अप एंड ड्रेन द एयर वेसेस और यूजलेस। मीन्स क्या कहता है कि कफ दो तरह का है। एक होता है जो ड्राई होता है और एक दैट इज नॉट ड्राई जो कि वेट होता है। ड्राई जो स्पूटम रहेगा, ये जो लॉन्ग टाइम कोई किसी को लंग्स की दिक्कत है तो ड्राई स्पूटम उसको आएगा। अगर कोई पेशेंट है जिसको वेट स्पूटम आ रहा है, इट मीन्स वो कॉमन कोल्ड है। देन इज द टाइप ऑफ कफ। कफ की कुछ टाइप्स होती हैं वो पढ़ रही हैं। दैट इज टाइप्स ऑफ कफ। फर्स्ट इज एक्यूट, second is subacute, third is chronic। एक्यूट एकदम सडन हो जाता है जो कि 3 वीक्स तक रहता है। देन सबएक्यूट दैट इज 3 to 8 वीक्स। chronic मीन्स जो लॉन्गर टाइम तक चलता है। देन मैकेनिज्म ऑफ कफ। कफ किस तरीके से प्रोड्यूस होता है? मैकेनिज्म ऑफ मैकेनो एंड कीमो रिसेप्टर थ्रॉट। हमारी जो गले में रेस्पिरेटरी पैसेज है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, वहाँ पर एक स्टिमुलेशन होता है। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा हमारे नेज़ल पैसेज के ऊपर तो क्या होगा, वहाँ से स्टिमुलेशन यानी एक मैसेज ब्रेन को जाएगा थ्रू मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ब्रेन के अंदर से एक एफरेंट इम्पल्स यानी ब्रेन के साइड से एक मैसेज आएगा कि यहाँ पैरासिम्पैथेटिक मूवमेंट्स हो, मोटो नर्व्स ब्रोंकोडाइलेट करें, इंटरकोस्टल मसल और लंग्स जो है इंक्रीज करें देयर सिक्रीशन। जब ये सारी मसल्स इंक्रीज होंगी तो एक नॉजी एक्सपायरेशन होगी। एक नॉजी यानी आवाज़ के साथ जो सिक्रीशन फॉर्म होगा दैट इज कफ। ड्रग्स फॉर कफ। कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इस कफ के लिए यूज़ होती हैं? ड्रग्स कैन बी ट्रीटेड एज सिम्टम्स। कुछ ऐसे सिम्टम्स होंगे जिससे ड्रग्स ट्रीट की जा सकती है, दैट इज एंटीबायोटिक्स। नॉन स्पेसिफिक थेरेपी। नॉन स्पेसिफिक थेरेपी भी हमारे पास एक होती है। नॉन स्पेसिफिक थेरेपी में हमारे पास क्या होंगे? फेरेंजियल डिमोलेसेंट, लोजेंजेस, कफ ड्रॉप, लिंक्टर्स, सिरप, ये सब आ जाएंगे लिकोराइज के बने हुए। एक्सपेक्टोरेंट में जो हमारी ड्रग या कैटेगरीज आएंगी, सबसे पहले आएंगी डायरेक्टली एक्टिंग।
एक्सपेक्टोरेंट में जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ डायरेक्टली एक्टिंग, इसके अंदर हमारी ड्रग आएगी सोडियम एंड पोटाशियम सिट्रेट। देन सेकेंड ड्रग है म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक में हमारी ड्रग आएगी ब्रोमहेक्सिन। फिर है हमारी एंटीट्यूसिव ड्रग, एंटीट्यूसिव ड्रग, इसमें आएगी कफ सेंटर सप्रेसेंट। देन इज opioids, non-opioids, and antihistamines. opioids में ड्रग रहेगी कोडीन, देन इज noscarpine, and then is bromethazine. ये हमारी ड्रग रहेंगी डायरेक्टली एक्टिंग सोडियम में पोटेशियम सिट्रेट, म्यूकोलाइटिक में ब्रोमोहेक्सिन, एंटीट्यूसिव जो एजेंट है उसमें आएंगी ओपियोइड, नॉन ओपियोइड एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स जिसमें है कोडीन, noscarpine एंड ब्रोमेथाजीन। देन इज डिमल्सन एंड एक्सपेक्टोरेंट, ये क्या कर रही हैं दैट इंक्रीज द ब्रोंकियल सिक्रीशन एंड रिड्यूस इट्स विस्कोसिटी फैसिलिटेटिंग इट टू रिमूवल बाय कफिंग। एक्सपेक्टोरेंट और डिमल्सेंट्स जो है बॉडी में सूदिंग इफेक्ट देते हैं। कैसे? वो कफ को ड्राई जो कफ है उसकी विस्कोसिटी को लूज कर देते हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम कफ जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है और पेशेंट को रिलैक्स फील होता है। इसके अंदर जो यूज़ होने वाली बेसिक ड्रग हैं दैट इज सोडियम सिट्रेट एंड एसीटेट और पोटेशियम आयोडाइड। जब हम इंक्रीज करेंगे सोडियम सिट्रेट का कंटेंट तो क्या होगा, उससे सॉल्ट एक्शन बढ़ेगा या ब्रोंकियल सिक्रीशन बढ़ता है। पोटेशियम आयोडाइड भी डायरेक्टली ब्रोंकियल सिक्रीशनरी जो सेल हैं उनके ऊपर एक्ट करेगी और उनकी इन्फ्लेमेशन को कम करेगी। जो हमारी बाकी ड्रग हैं दैट इज अमोनियम सॉल्ट एंड म्यूकोलाइड, दिस ऑल आर ब्रोंकोडाइलेटर। ये ब्रोंकियल सेल के अंदर जो सिक्रीटरी सेल्स हैं उनकी सिक्रीशन को बढ़ाएगी। देन इज ब्रोमहेक्सिन, ये क्या करती है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, गैस्ट्रिक इरिटेशन, हाइपर सेंसिटिविटी, रिनॉक्सिया एंड लैक्रिमेशन। इट मीन्स ये सब ड्रग जब आप लेंगे तो इनसे आपको नॉर्मली जो एक दो दिक्कत आएंगी वो होंगी। देन इज कोडीन, कोडीन हमारा एक नेचुरल एल्कलॉइड्स होता है जिसको हम एनाल्जेसिक, एंटी डायट्री, एंटीट्यूसिव एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। जो हमारे बेसिकली जो पहले के लिक्विड सिरप आते थे उनमें कोडीन सबसे ज़्यादा होता था। कोडीन का एक साइड इफ़ेक्ट भी था क्योंकि ये ओपियोइड से बना होता था। इसको लेने के बाद आदमी को बहुत ज़्यादा नींद आती थी। इसी तरह से हमारे और जो जैसे फोलकार्पिन एंड नॉस्कार्पिन, ये भी आइसोकिनोलिन होते हैं नार्कोटिक एल्कलॉइड्स के जो एनाल्जेसिक एंटीट्यूसिव इफ़ेक्ट शो करते हैं। देन इज डेक्स्ट्रोमिथाफेन, ये एक सिंथेटिक ड्रग होती है जो कि क्या करेगी, कोडीन और नॉन कोडीन डेरिवेटिव और मॉर्फिन के साथ एक्ट करके इनहिबिट करेगी उसकी एक्टिविटी को, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है कफ फॉर्मेशन नहीं हो पाती। जब कफ सेंसेशन सप्रेस हो जाएगी तो बॉडी के अंदर कोई कफ फॉर्म नहीं होगा। लेकिन जब बॉडी में कफ फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो उससे क्या होगा, डिजीनेस, नॉक्सिया और ड्राइनेस, एनरेक्सिया। इसकी डोज जो होती है डेट इज़ 10 to 20 mg। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने क्या पढ़ा,
सबसे पहले पढ़ा एक्सपेक्टोरेंट और डिमल्सेंट और हमारे एंटीटर्सिव एजेंट्स क्या होते हैं। देन इज द टाइप ऑफ कफ। देन हमने पढ़ा एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ एक्सपेक्टोरेंट एंड व्हाट इज द ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेक्टोरेंट। या कफ के लिए जो ट्रीटमेंट दी जाती है या एंटीटर्सिव के लिए जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो ड्रग और उनका एक्शन, उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है वो सब हमने पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।